देखिए, कल हम डिग्री के एग्जीक्यूशन को देख रहे थे। एग्जीक्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि कौन से कोर्ट में जाए, जिसका उत्तर ऑर्डर 38, 40 और 46 में दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आवेदन करने की बात कर रहे थे, तो ऑर्डर 21, रूल 10 व 11 का आवेदन किया जाएगा। और आवेदन 11 में मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। मौखिक केवल धन के संदाय के डिग्री में होगा, बाकी मामलों में मौखिक आवेदन नहीं होगा। फिर उसके बाद में तीसरा कौन कर सकता है आवेदन? डिग्री होल्डर कर सकता है, उसका प्रतिनिधि कर सकता है, विधिक प्रतिनिधि, अंतरिधि कर सकता है, और संयुक्त डिग्री हो तो उनमें से कोई सा भी कर सकता है। ये बात कहाँ देखी हमने? ऑर्डर 21, रूल 15 और रूल 16 में। ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था है कि भाई जब आवेदन हो गया, आवेदन में कोई दिक्कत है मामले के निपटारा करने में, तो अलग बात नहीं लाया जाएगा, जबकि सेक्शन 47 में कोर्ट खुद जो डिग्री का एग्जीक्यूशन करा रहा है वो ही मामले को डिस्पोज करेगा। फिर अगर कोर्ट में डिग्री आती है तो सेक्शन 51 में दिया हुआ है कि कोर्ट क्या करेगा, डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाएगा। किस तरीके से करवाएगा भाई? या तो संपत्ति के परिधान द्वारा, दूसरा कुर्की और अटैचमेंट, वो सॉरी अटैचमेंट और सेल, और अटैचमेंट एंड सेल, है ना, दोनों तरीके से किसी से भी करवा सकता है। फिर तीसरा अरेस्ट करके, चौथा रिसीवर अपॉइंट करके, और पांचवा अन्य प्रकार से। ये कहाँ दे रखा था? सेक्शन 51। अब ये डिग्री का एग्जीक्यूशन मैंडेटरी नहीं है, अपील भी हो सकती है। कल आपने क्वेश्चन पूछा था, तो ऑर्डर 21, रूल 26 प्रावधान करता है कि भाई जिस व्यक्ति के खिलाफ डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है या कोर्ट ने जिसके खिलाफ डिग्री पारित की गई है, वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर लिमिटेशन पीरियड में है, तो डिग्री के एग्जीक्यूशन करने वाले कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आप एग्जीक्यूशन को रोक दो, मैं इसकी अपील करूंगा। तो जब तक लिमिटेशन पीरियड है तब तक डिग्री का एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट क्या करेगा? रोक देगा। और अपील कर दी है तो अपील ये कोर्ट डिग्री के एग्जीक्यूशन को रोक देगा। लेकिन अगर नहीं रुका है तो डिग्री का एग्जीक्यूशन, अगर ऑर्डर 21 रूल 26 में कोई आदेश नहीं हुआ है और अपील हो गई है, तो डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। यानी कहने का मतलब केवल अपील कर देने मात्र से डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, या तो उसे अपीलीय कोर्ट या डिग्री का एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट एग्जीक्यूशन को रोकता है। ऑर्डर 21 रूल 26। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई जब आप आवेदन करते हो ना, तो आवेदन में ये बताना पड़ता है कि डिग्री का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से करवाएगा। तरीका आपको बताना पड़ेगा कि आप डिग्री का एग्जीक्यूशन किस तरीके से करवाना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके द्वारा जो डिग्री प्राप्त की गई है, उस डिग्री में एग्जीक्यूशन में कौन सा तरीका है। जैसे स्थावर संपत्ति की डिग्री, आपको साहब इसको अरेस्ट करो, क्यों करेगा भाई कोर्ट अरेस्ट? स्थावर संपत्ति भाग के जा रही है, धन के संदाय की डिग्री है, वहां हो सकता है नहीं। इसी प्रकार विवाह के प्रत्यय स्थापना की डिग्री है, वो साहब अरेस्ट करो इसको और इसको साथ में रख कर के आओ, क्योंकि ये कौन सी मजाक चल रही, नहीं रहना चाहता तो नहीं रहना चाहता, नहीं, इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए, पूछते भी हैं मेंस में कि डिग्री के निष्पादन की रीतियां बताइए, है ना, कि विभिन्न मामलों में डिग्री के एग्जीक्यूशन के
तरीके बताइए। तो सबसे पहले ऑर्डर 21 रूल 30 में बता रखा है धन के संदाय की डिग्री। किसके बारे में? कि धन के संदाय की डिग्री है तो उसका एग्जीक्यूशन 3 तरीके से होगा। या तो सामने वाले से पैसे लिया और सामने वाले को पेमेंट कराते हैं। ठीक है, पेमेंट लेने और करवाने का तरीका ऑर्डर 21 रूल 1 और 2 में दिया हुआ है। ठीक है, उधर लेगा और उसको दे देगा। और अगर मान लो वो कहीं को डिग्री होल्डर की कम है, मैं नहीं ले रहा, तो ठीक है, उसका ब्याज लगना बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूशन में डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, धन के संदाय की डिग्री में अरेस्ट भी हो सकता है और सिविल कारागार में भेज सकते हैं। और या तीसरा तरीका, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके या विक्रय करके, अटैच और विक्रय दोनों तरीकों से करना सकते हैं। ये धन के संदाय की डिग्री का एग्जीक्यूशन है। तो पहला ऑर्डर, तो कौन सा मामला है? धन के संदाय की डिग्री, ऑर्डर 21 रूल 30। 3 तरीके से होगी। पहला परिधान, दूसरा गिरफ्तार करके, और तीसरा अटैच विक्रय। 3 तरीके से ऑर्डर 21 रूल 30। जंगम संपत्ति है, ये तो धन की हो गई। जंगम संपत्ति है, ऑर्डर 21 सॉरी ऑर्डर 21 रूल 31। इन्हीं 3 तरीकों से, इन्हीं 3 तरीकों से होगी। फिर ऑर्डर 32 में 3 प्रकार की डिग्री बताई गई है। पहली डिग्री है दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना। दूसरा परमानेंट इंजेक्शन, और तीसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। 3 डिग्री हो गई। तो इन्होंने कहा कि दाम्पत्य अधिकारों की तो केवल एक ही तरीके से होगी, कुर्की या विक्रय द्वारा। एक ही तरीका बताया, अटैचमेंट और विक्रय। बच गई कितनी? ये दो। इन दो में गिरफ्तारी भी हो सकती है और कुर्की और विक्रय द्वारा भी करवाई जा सकती है। ऑर्डर 32, ये बहुत पूछा जाता है, रूल्स 32 मेंस में बहुत पूछा जाता है। आगे बात समझ, यहां तक समझ में आ गई? फिर उसके बाद में नेक्स्ट थी कहां पे? ये हो गई। अब लेकिन इन्होंने कहा कि दाम्पत्य के अधिकारों की प्रतिस्थापना में अगर वो भी है क्या, मेंटेनेंस भी है, तो मेंटेनेंस में कोर्ट वो मेंटेनेंस के भुगतान करने के लिए कह सकता है। वो एक हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है ना? और अगर पार्टली पेमेंट नहीं किया गया है, यानी किसका, मेंटेनेंस के पैसों का भुगतान नहीं किया है, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। कब? मेंटेनेंस दे रहे हैं तब। दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना में तो केवल अटैच करके प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा। और यहां पर अरेस्ट कब किया जाएगा? जब मेंटेनेंस के साथ में क्या दिया गया है, वो छोरी, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ग्निजेंस राइट्स के अलावा मेंटेनेंस भी है, तो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो अरेस्ट किया जा सकता है ना? फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है ऑर्डर 21 रूल 34। ये इसी की प्रोसेस बता रहा है, किसकी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्स के एग्जीक्यूशन करना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस।
और जजमेंट डिबेटर बिल्कुल ढीठ है। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये आपको 50 लाख रुपए देगा 2 महीने में, और आप उसके बदले में सेल डीड का एग्जीक्यूशन करके प्रॉपर्टी का पोजीशन इसको दो। और जजमेंट डिबेटर ये कहता है कि साहब मेरे को तो फांसी चढ़ा दो, मैं तो इसके नाम रजिस्ट्री नहीं करा और मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं। अब ये तो नहीं हो सकता कि 2 आदमी जबरदस्ती उठा ले जाएं और अंगूठा लगवा दें। है पॉसिबल? कर सकते हैं क्या? वो कहते हैं साहब मैं तो बिल्कुल नहीं करूँ साहब। नहीं। अब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है रजिस्ट्री कराने के लिए। किसकी ओर से? जजमेंट डिबेटर की ओर से। और वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में और रजिस्ट्री पे साइन करता है, और उसकी साइनों के नीचे लिखा जाता है ये डिबेटर की तरफ से कोर्ट की आज्ञा से अपॉइंट किया गया है। और उसके एग्जीक्यूशन का वही प्रभाव होगा कि वो साइन किसने किए हैं? जजमेंट डिबेटर। तो कहा आप मत चलो, आपकी तरफ से हम आदमी भेज देंगे, वो कर आएगा, आप घर पे रहो और घर खाली करने की व्यवस्था करो बस आप। आगे बात समझ गए? रजिस्ट्री तो हम हमारे स्तर पे करवा लें। ऑर्डर 21 रूल 34 में किसके बारे में बताया? जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री हो और जजमेंट डिबेटर साइन करने से मना करते। ठीक। दूसरा, अब आगे किसकी? स्थावर संपत्ति की प्रॉपर्टी। स्थावर संपत्ति भाग के तो जानी, ये मकान आज भी यहीं रहेगा, कल भी यहीं रहेगा। अगर बादल बुदल फट जाए तो हो सकता है ये निकल जाए, जमीन तो यहीं रहेगी। कुछ भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता आज के जमाने में कि कल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। नहीं। तो भाई लैंड तो रहेगी भाई, और चीज चली जाए। अब जैसे चमोली में वो आया, क्या, बादल फटा, बाढ़ आई, सारा गांव बहा ले, लेकिन जमीन तो आज वहीं पे मौजूद है। नहीं। कल वो एक खबर थी कि भाई भीलवाड़ा के अंतर्गत वो गूगल मैप ने कहा कि इधर से निकलो, और वो नदी में ले जाके खड़ा कर दिया और बह गए सारे परिवार वाले। आज पत्रकार वहां रिपोर्ट कर रहा था, आज वो सड़क दिख रही थी। वो आधी सड़क टूटी हुई थी, आधी सही थी। तो वो टूटी हुई पे चल दिया, पानी में दिख तो रहा नहीं था। अगर किस्मत अच्छी होती तो कौन सी पे चलता? जो सही थी उस पे चलता। किस्मत खराब थी, लेकिन आज भी सड़क तो वो वही थी। उसकी किस्मत खराब थी, उस दिन बारिश आ रही थी और वो सड़क के ऊपर से फ्लो कर रहा था। तो स्थावर संपत्ति का पहला तरीका होता है कि जाते हैं, जो नजारा साका का नाजिर होता है वो जाप्ते को लेके जाते हैं, पुलिस इम्तियाज इसको बोलते हैं, पुलिस को। और ले जा करके उसके घर के बाहर डोडी पिटवाते और उससे मकान खाली करवाते और उसको पोजीशन देते। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, मान लो किराएदार को रह रहा है और आपने किराएदार को पार्टी नहीं बनाया, तो कोर्ट वाले भी पार्टी उसको जाकर के खाली नहीं करवाते। पहले क्या करेंगे? उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाएंगे, किराएदार को कहेंगे आज से मालिक ही है। तो स्थावर संपत्ति का केवल पोजीशन दिलाएगा, अटैचमेंट उसका तो कोई काम है नहीं। ये कहाँ है? ऑर्डर 21, है ना? फिर 36 में दे रखा है कि अभिदारी के पास में, और अभिदारी को डिक्री में पार्टी नहीं बनाया बेदखल करने के लिए, तो केवल घर के बाहर चिपकाएंगे और बताएंगे कि नया मकान मालिक ही है। तो ये क्या हो गया? वो तरीके हो गए
जिन तरीकों से डिग्री का एग्जीक्यूशन, यानी वो विभिन्न प्रकार के मामले आ गए जिनमें डिग्री का एग्जीक्यूशन किस तरीके से करवाया जाए। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर 21 रूल 11 में ये लिखना पड़ता है अपने आवेदन में कि आप डिग्री का एग्जीक्यूशन निम्नलिखित तरीकों में से किस तरीके से करवाना चाहते हो। अब जैसे स्थावर संपत्ति की पोजीशन की बात हो कि साहब मेरे को तो मकान नहीं चाहिए, चाहे इसको 3 दिन जेल में बंद कर दो मैं तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसको 3 दिन मकान जेल में बंद नहीं कर सकते। पति कहते साहब मेरे पास तो नहीं आई, 3 दिन इसको जेल में भेज दो आप, तो नहीं, मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो ये तरीके बताए हैं जिनमें डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया कि वह कौन से मामले हैं और कौन से मामलों में डिग्री का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से करवाया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा, तो भाई जो डिग्री का एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं उनके जो तरीके हैं, उन तरीकों में, उन तरीकों से एग्जीक्यूशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध। सिविल कारागार में निरोध कहां दे रखा है इसके बारे में, सेक्शन 55 से लेकर 59, ऑर्डर 21, रूल 37 से कहां तक, ठीक। इसमें इसकी प्रोसेस दे रखी है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम पढ़ेंगे तो बात क्या आती है कि भाई देखो, जहां पर ऑर्डर 51 में आपने पढ़ा है कि सीधा अरेस्ट वारंट कब जारी किया जाएगा, जब वो 4 परिस्थिति, तो भाई या तो फरार होने वाला है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला है, प्रॉपर्टी है लेकिन क्या है, देने के लिए तैयार नहीं है ना, धन के संदाय के डिग्री में, या अन्य किसी कारण से कोर्ट को लगता है कि भाई साहब को अरेस्ट करना चाहिए, तो सीधा अरेस्ट वारंट। बाकी आपका आवेदन देखेगा और आवेदन को पढ़ने के बाद कोर्ट कहेगा कि भाई कैसे, वो साहब ये आदमी डीम्ड है, अरेस्ट कर। तो कोर्ट उस व्यक्ति को इशू करेगा क्या, समझ गए, डायरेक्ट वारंट कब इशू होगा, ये तो 51 में 4 परिस्थिति दी है, उनमें तो डायरेक्ट होगा, है ना, ये आपको आवेदन में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहते हो कि उसे अरेस्ट करके करे, तो कोर्ट क्या करेगा, उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा, ठीक, कि भाई आप ये नोटिस है और इस नोटिस के एवज में आप कोर्ट में, व्यक्ति कोर्ट में आ गए, कोर्ट से पूछेगा भाई या तो आप पैसे जमा करो या प्रतिभूति दो। नहीं, वो आदमी कहता है कि साहब ना तो मेरे पास पैसे है, न प्रतिभूति है, तो उसे वहीं अरेस्ट करेगा और अरेस्ट करने के बाद सिविल कारागार, लेकिन सिविल कारागार में भेजने से पहले जजमेंट डिबेटर को ऑर्डर देगा कि भाई आप एक काम करो, इस भाई साहब के 1 महीने का खर्चा अभी जमा करो और अगले महीने आप जेल में। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई एक आदमी को आपने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, तो कितने दिन जेल में रख सकते हो, ये थोड़ी है कि पूरी जिंदगी आजीवन कारावास हो जाए। तो उन्होंने कहा मैक्सिमम, अगर 5,000 रुपए से ज्यादा की डिग्री है तो 3, और अगर कितनी, 2,000 से ज्यादा और 5,000 से कम है तो 6 सप्ताह, और 2,000 से कम की डिग्री में कहीं नहीं भेजा जाए।
भाई साहब घर पे। दूसरी बात, धन, केवल धन के संदाय 57 क्या करे, केवल धन के संदाय की डिक्री में क्या करेगा, है फिर 56 में केवल, ध्यान रखना। जैसे मैं, मेरा एक मित्र मजिस्ट्रेट लगा हुआ था, उसके सामने एक क्वेश्चन आया था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एग्जीक्यूशन में महिला को अरेस्ट किया था। तो उसने मेरे को फोन किया कि अरे मेरे से पहले वाले मजिस्ट्रेट ने एक वारंट इशू कर दिया डिग्री के एग्जीक्यूशन में, ये सही है या गलत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि महिला को अरेस्ट नहीं करता। मैंने कहा ये सही है, केवल धन के संदाय की डिग्री में ही अरेस्ट नहीं, बाकी मामलों में अरेस्ट किया जा सकता है ना। जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अरेस्ट करने की बात कर रहा है तो अरेस्ट कर सकते। फिर तीसरा कि भाई सबसे पहली बात हो गई। अब उसका जैसे मान लो ये तो कोर्ट में आ गया, तब आपने भेज दिया, कोर्ट में नहीं आता और आपने सीधा उसका वारंट इशू किया। क्या किया है, वारंट इशू किया है। लाया नहीं था क्या बेटा, विंडो, हाँ सर, निकाल दो निकाल दो। हाँ हाँ, अब आ गए, है ना। कहाँ थे हम, सीधा क्या करेंगे, अरेस्ट वारंट इशू किया। जिस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट इशू किया गया है तो सबसे पहले तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे, तो भाई दिन में नहीं जाओगे, अरेस्ट का वो छोड़ी, रात के बाद में नहीं जाओगे, यानी रात में और सुबह उठने से पहले नहीं जाओगे। अगर वो जगह महिला के अधिभोग में है तो पहले उसे हटने की अनुमति देने के बाद में ही क्या करोगे, आप उसे वो करोगे। दूसरी चीज, अगर वो आपको वारंट में विनिर्दिष्ट रकम दे देता है तो फिर उसे अरेस्ट नहीं करो, ठीक है। अगर मान लो तीनों ही बातें हो गई, आपने अरेस्ट कर लिया, तो आप उसको कोर्ट के सामने लेकर के आओ। कोर्ट क्या करेगा, उससे पूछेगा कि भाई पैसे है कि नहीं है, वगैरह साहब मेरे पास तो नहीं, खाली हाथ देख लो जेब में भी कुछ नहीं। कोर्ट ये कहेगा कि भाई एक काम कर तू, या तो मैं जेल भेजूंगा या दिवालिया होने के लिए एप्लीकेशन लगा दे। फिर वो कहता है कि ठीक है साहब, मैं एक महीने सोच लेता हूँ, तो कोर्ट प्रतिभूति लेकर के उसे छोड़ देगा। वो कहने साहब हम दिवालिया क्यों हो जाए, हम तो खानदानी लोग हैं। तो ठीक है, खानदानी लोग कहाँ जाओ, सरकार के पास, वहां सरकारी भोजन करो। तो उसे जेल में, जेल में भेजने से पहले स्थायी निर्वाही का भत्ता था। अब जेल में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि छूटेगा नहीं, छूट भी सकता है। कब छूट सकता है, पहला चीज तो वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए, 3 महीने वाला या 6 सप्ताह वाला। दूसरा, या उससे पहले वो पैसों को भुगतान कर दे या वसूल हो जाए। तीसरा, जिस आदमी ने भेजा है वो आदमी कह दे कि साहब छोड़। और चौथा, वो आदमी उसका भत्ता ही जमा नहीं कराए तो छोड़ दिया। आगे बात, और अगर वो बीमार हो जाए तो क्या, तो अगर अरेस्ट वारंट इशू किया है और अरेस्ट नहीं हुआ है तो कोर्ट अरेस्ट वारंट को रद्द कर, अरेस्ट वारंट इशू हो गया, पकड़ लिया, कोर्ट में लाएगा तो कोर्ट छोड़ देगा। लेकिन भाई साहब जेल में जाकर के बीमार हो गए तो या तो राज्य सरकार भी छोड़ सकती है, और अगर उस कोर्ट में आपने जिसने भेजा है आवेदन करते हो तो वो कोर्ट भी छोड़ सकते हैं कि जाओ और जी लो जी। अब लास्ट क्वेश्चन ये था कि स्थायी निर्वाही का भत्ता कितना है। चैप्टर 66 में ये कहा कि जिसकी जितनी औकात हो, कि जो आदमी यहाँ खा रहा था वही वहीं खाएगा।
आगे बात समझ, गरीब को गरीब जैसा ही मिलेगा, और अमीर को पकवान मिलेंगे, चाहे जेल में रहे चाहे नहीं। भाई आसाराम बाबू इतने दिन जेल में रह लिए क्यों? उन पकवानों के भरोसे ही तो रह लिए। नहीं, बताओ, यही तो है। तो इसलिए तो ये किसकी प्रोसेस होगी? आपके अरेस्ट की। तो मोटा मोटा ये अरेस्ट की प्रोसेस। फिर दूसरा बात आती है अटैचमेंट की। तो पहला क्वेश्चन ये होता है, आपका राइज होता है कि आप अटैचमेंट हर प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते। सेक्शन 60 और 61 में दे रखा है। इन्होंने दो प्रकार से दे रखा है, पॉजिटिव लिस्ट भी दे रखी है और नेगेटिव लिस्ट भी दे रखी है, सेक्शन 60 और 61। पॉजिटिव लिस्ट भी दे रखी है और नेगेटिव लिस्ट भी दे रखी है, ऑर्डर 60 और 61, सेक्शन 60 और 61। लिस्ट में क्या दे रखा है? इन्होंने कहा हर प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, दिखती हो, नहीं दिखती हो, हर प्रकार की प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है? अटैच किया जाए, वो चाहे बॉन्ड के रूप में हो, बंद पत्र के रूप में हो, किसी भी रूप में, सब प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है? अटैच किया जा सकता है। लेकिन किसको अटैच नहीं किया जा सकता? फिर इन्होंने ये बताया, क्योंकि सबसे पहली चीज तो हम अटैच नहीं कर सकते जो प्रॉपर्टी विवाद की विषय वस्तु, यानी किसी चीज के लिटिगेशन में चल रही है, उस प्रॉपर्टी को हम अटैच नहीं कर सकते, विवाद की विषय वस्तु को हम अटैच नहीं कर सकते। दूसरा कि हम किस चीज को अटैच नहीं कर रहे? भाई आदमी के घरेलू बर्तन भांडे उठा ले जाओगे तो उसके पास में क्या बचेगा? है ना? तो घर के आवश्यक वस्त्र वगैरह आदि को अटैच नहीं किया जा सकता। आप ये सोचो उसके कपड़े लत्ते उठा ले चलो, तो ये सारी चीजें अटैच नहीं होगी। फिर उसके बाद में दूसरा कि भाई जो अगर वो आदमी काम कर रहा है तो उसके इंस्ट्रूमेंट को नहीं खींच, वो खेती कर रहा है तो खेती के इंस्ट्रूमेंट, शिल्पी है तो शिल्पी का इंस्ट्रूमेंट है, इन चीजों को अटैच नहीं करना। अगर कोई मकान है वो सेवक के पास में है, तो उस मकान को अटैच नहीं करेगी कि भाई आपकी गलती और भुगते वो क्यों भाई। फिर उसके बाद में जो भी लेखा भैया होती है वो अटैच नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूइंग वाला डॉक्यूमेंट्स होता है। फिर नुकसानी के बाद में अगर डिक्री हो गई है तो अटैचमेंट हो सकता है। केवल नुकसानी का वाद लाने का अगर कोई अधिकार है, वो अटैचमेंट। इसी प्रकार बकाया वो है भरण पोषण, वो अटैच हो सकता है। लेकिन हम इतना भरण पोषण वसूल करेंगे, उसका अटैचमेंट। व्यक्तिगत सेवा करने का अधिकार। देखो व्यक्तिगत सेवा करने का अधिकार ये कब बना? 1908। तो 1908 में फंडामेंटल राइट नहीं थे, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। होता था कि नहीं कि भाई चार मजदूर हमारे सेवा करेंगे, हाथ पैर हमारी दबाएंगे, या आपके लिए ये कार्य कर रहे हैं। कई लोगों के वो था, संगीत का शौक था तो संगीतकार भी रखते थे, वो कहा, आज से ये आपके घर पे नहीं, हमारे घर पे। नृत्य का शौक होते तो नृत्य के लिए भी रखते थे, वो कि ये आज से आपके घर पे नहीं। उनका कोई अटैचमेंट नहीं हो सकता कि भाई आज से डांस आप यहाँ नहीं कोर्ट में करोगे। नहीं, ये नृत्य कहाँ दिखाया जाएगा? कोर्ट के अंदर दिखाया जाएगा। तो व्यक्तिगत सेवा के अधिकार को आप क्या नहीं कर सकते? अटैच नहीं कर सकते। भरण पोषण की डिग्री है, उसमें उस प्रॉपर्टी का जो तनख्वाह आती है उसका 2/3 अटैच हो सकता है। उसके अलावा है तो वेतन का 1,
1000 और 2/3 को छोड़कर यानी 1/3 ही क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। यानी किसी की 10,000 रुपये तनख्वाह है तो केवल 3,000 रुपये अटैच हो सकते हैं, और एक बार में 2 साल तक अटैच हो सकते हैं। 2 साल में अगर उनसे कर्जा चुक गया तो ठीक है, नहीं तो डिस्चार्ज। और फिर अगला वाला बाढ़ देख रहा है, मान लो अनवर जैसा कि मेरा नंबर कब आएगा, तो फिर 1 साल बाद में आएगा। उसके 2 साल पूरे होने के बाद फिर उसको कहेंगे कि 1 साल फुल तनख्वाह का एंजॉय कर। फिर वो कहा मेरा नंबर, वो कहा रुक अगले साल आएगा। तो ये बहुत है ना, 1 साल बाद में आएगा, और वो 2 साल में क्या हो गया, फ्री हो गया। क्या अगर 2 साल में उसकी वसूली हो गई तो हो गई, नहीं तो ये मान लिया जाएगा डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है। यानी एक बार डिग्री के एग्जीक्यूशन से मैक्सिमम वेतन कब तक, 2 साल तक क्या किया जा सकता है। लेकिन भरण पोषण के मामलों में नियम लागू नहीं होता। क्यों? क्यों? कि घोड़ी पे भी वही बैठ के गया था। नहीं, गलती है तो नहीं, तो इसलिए वहां ये लागू, समझ में। फिर उसके बाद में आपके अगर रिटायर हो गए हैं तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई सस्पेंड हो गया, सस्पेंड होने के बाद उसको वेतन नहीं मिलता, केवल 1/3 यानी 2/3 भत्ता मिलता है, निर्वाह भत्ता, स्टाइपेंड मिलता है ना, उसको भी अटैच नहीं कर सकते। मान लो जब तक वेतन आ रहा है अटैचमेंट होगा, जैसे ही सस्पेंड हो गया वो कहा बढ़िया यार। नहीं, 2/3 उसको क्या करते हैं, स्टाइपेंड में। कई लोग तो सस्पेंड करवा लेते हैं, मगर बाद में ले लेंगे, पैसे भी आ जाएंगे अपने। इसी प्रकार जैसे आपके प्रोविडेंट फंड में एलआईसी वगैरह के अंतर्गत इस प्रकार अगर आपने कोई पैसे जमा करा रखे हैं तो उन पैसों का अटैचमेंट नहीं हो सकता, तो सेक्शन 60 में एक प्रकार की लिस्ट दी। फिर सेक्शन 61 में ये दे रखा है कि एग्रीकल्चर जो है उपज, उसके भी अटैचमेंट हो सा नहीं, क्या होगा, केवल कितना छोड़ करके कि 1 साल का उसके परिवार का खाने पीने का और अगले साल का बीज, उसको छोड़कर बाकी अटैचमेंट होगा। लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन जारी कि कितना तो एक आदमी के हिसाब से खाने का छोड़े, और कितने बीघा के हिसाब से हम किसके लिए, बीज के लिए छोड़े, उसको छोड़ करके बाकी फसल का क्या होता है, अटैचमेंट होता है। ये कहां दे रखा है, सेक्शन 60। फिर इन्होंने आगे अटैचमेंट की प्रोसेस बताई कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी को हम अटैच करेंगे। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अभिग्रहण द्वारा होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पोजीशन द्वारा होती है। पोजीशन के बाद में अगर मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लो हमने तो भैंस को अटैचमेंट कर लिया, अब भैंस तो अटैच हो गई, लेकिन दूसरे दिन उसको कुछ खिलाओगे तभी, ये थोड़ी है कि उसको पैक कर दोगे। तो फिर वो किसी के सपुर्द कर दी जाती है कि भाई आप इसको खिलाओ पिलाओ, दूध दाद पियो, और जब कोर्ट कहेगा तब आप कोर्ट में पेश करते है ना, या किसी की अभिरक्षा में छोड़कर, है ना। और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रिसीवर के अपॉइंट करके, भाई प्रॉपर्टी का हमने कब्जा ले लिया, रिसीवर अपॉइंट। ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसे चुको रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। नहीं नहीं, स्थावर संपत्ति को तो वो अटैच कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, ऐसे को क्या कर देते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। ये ध्यान रखना। उसका फायदा क्या होता है कि ऐसे को रिसीवर के रूप में तनख्वाह देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोक सेवक को एक ही तनख्वाह मिलती
ये नहीं है कि भाई मैं वहां देखने जा रहा हूँ उसका अलग से ले लेगा। और दूसरा, जब थानेदार उसका रखवाली कर रहा है तो कब्जा होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन स्पेशली जब सरकारी प्रॉपर्टी होती है तब ये अटैचमेंट। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी तो फिर थानेदार को रिश्वत अपॉइंट नहीं किया जाता। किसको किया जाता है? सर, कोई सी भी अधिकारी को किया जा सकता है, कोर्ट वाले को। और कोर्ट वाला जो काम करेगा वो उससे एडिशनल करेगा, उसको उसका पैसा मिलेगा। तो एक बात बताओ, मेरी ड्यूटी 5 बजे तक है, पुलिस वाले की ड्यूटी तो 24 घंटे की। 5 बजे बाद में मेरे को कोई एडिशनल काम बताया जा रहा है किसी की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने का, तो मैं जाऊंगा आऊंगा, खर्चा पानी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बात समझ। जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग के अंतर्गत आप ये जो काटते हैं, आप पहले सूचना इंफॉर्मेशन लेते हो बिजली कहाँ से चोरी हो रही है। बिजली चोरी होने के बाद में जो वीसीआर भर के आते हैं, इसमें जितने पैसे वसूल होते हैं ना, उन पैसों में से जो टीम गई है उनको इंसेंटिव मिलती है कि भाई आपने इस बार इतना राजस्व की वसूली करवाई, उसके बदले में इतना इंसेंटिव, तो वो नौकरी के अलावा दिया जाता है। अरे, तो ये इसके बारे में क्या दे रखी है, प्रोसेस दी हुई है कि फिर अगर कोई अटैचमेंट हो गया और अटैचमेंट के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, जैसे अटैचमेंट हो गया और अटैचमेंट के बाद में कोई विवाद हो रहा है, तो इस विवाद को डिसोल्व कहाँ किया जाता है? ऑर्डर 21, रूल 58। तो किसी को प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो गई, किसी आदमी को दिक्कत है कि साहब मेरी थी ये तो, और आपने इसको क्या कर दिया है, वो कर दिया है, तो अटैचमेंट कहाँ हो गया, उसको चैलेंज कहाँ किया जाएगा? ऑर्डर 21। क्या बेटा? हाँ, पक्षकार होगी, या थर्ड पर्सन आता है कि वो अटैचमेंट को चैलेंज करता है कि अटैचमेंट गलत है ना, ये अटैचमेंट क्या हो रखा है, गलत हो रखा है। तो ये हो गया किसकी तरीका, इसके अटैचमेंट और, है ना, अटैचमेंट का तरीका। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हम सेल। ठीक। तो सेल की प्रोसेस क्या होती है? भाई सेल की प्रोसेस क्या होती है कि जो भी सेल होती है प्रॉपर्टी को, वो पब्लिक ऑक्शन से बेची जाती है। सेल कैसे किया जाता है? पब्लिक ऑक्शन से किया जाता है। ठीक। पब्लिक ऑक्शन से आपने सेल किया है और वो विक्रय कर दिया जाता है। जो क्रेता होता है, जिस दिन ऑक्शन हुआ है उस दिन 25% जमा कराएगा, और 7 दिन के भीतर, जैसे मान लो 7वें दिन संडे है, तो मंडे नहीं मिलेगा, सैटरडे को जमा करें। 7 दिन का मतलब 7 दिन। अगर 7वें दिन संडे है तो फिर 6 दिन ही रह गए। ये नहीं कि 8वें दिन जमा करा, 7 दिन का मतलब 7 दिन में बाकी। अगर नहीं जमा कराया तो जो पैसे दिए एडवांस में, उनसे दोबारा ऑक्शन किया जाएगा और सारा खर्चा उन एडवांस किए गए पैसों से वसूल किया जाएगा। और मान लो वो पहली किस्त ही नहीं दे, ऊंचा हाथ कर दे, ऑक्शन उसके नाम टूट जाए, वो कब पड़ाओ 25% होगा, मेरे पास तो नहीं है, तो फिर उस ऑक्शन का खर्चा उसकी प्रॉपर्टी से वसूल किया जाएगा अटैच करके। ये नहीं है कि जाके मजाक करिए आए, वो कहे चलो मजाक करते, ऑक्शन लग रहा है, फिर वो कहेंगे लाओ 25%। वो कहे साहब मैं तो ऐसे आया था, मजाक कर रहा था। तो कहा, मजाक कोई नहीं है, ऑक्शन हम दोबारा से करेंगे, लेकिन इस ऑक्शन का खर्चा कौन देगा? आप दोगे। तो उससे उसका खर्चा वसूल किया जाएगा। ऑक्शन होने के बाद में विक्रेता को हक नहीं मिलता है, कोर्ट के द्वारा उसे हक दिलाया जाता है। अगर मान लो
निर्णित ऋणी या कोई व्यक्ति उसमें बाधा डालता है तो पूछेंगे भाई क्यों बाधा डाल रहे हो, और अगर उनका ठीक है तो डिसाइड करेंगे, अदरवाइज उसे 1 माह तक सिविल कारागार में भी भेज सकता है। अब मान लीजिए अटैचमेंट हो गया, विक्रय हो गया, सेल हो गया। अब सेल के बाद में कई बार क्या होता है कि उसके पास तो पैसे नहीं होते, किसके पास है, जजमेंट डिबेटर के पास। लेकिन मान लो दूसरे दिन कोई पैसे दे दे, तो फिर वो कोर्ट में आवेदन करते हैं किस चीज का, सेक्शन 89, सॉरी ऑर्डर 21 रूल 89 क्या करता है कि साहब ये जो सेल हुई है, ये सेल में जो प्रॉपर्टी की रकम है वो रकम, और जो खरीदा है उसको मैं 5% एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और इस सेल को क्या कर दिया, रद्द कर दिया जाए और प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे दी जाए। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने ये आवेदन कर दिया तो फिर सेक्शन 90 का आवेदन नहीं कर सकते। 90 में ये कहता है कि आप ये मानते हो कि इरेगुलरिटी रही है, किसमें, सेल में अनियमितता रही है, तो कोई भी पक्षकार आवेदन कर सकता है। क्रेता भी हो सकता है, वो साहब इतने की तो प्रॉपर्टी नहीं थी, जबरदस्ती चिपका दिया इन्होंने, प्रॉपर्टी तो किस में आ रही है, रिंग रोड के अंदर आ रही है, चिपका दे वो मेरे, तो वो इरेगुलरिटी के आधार पर चैलेंज किया जा सकता है। कहां पर, ऑर्डर 21 रूल और 91 में किसके आधार पर है, रूल 91 में कि भाई ये वो व्यक्ति, वो कहे साहब किसकी बेइज्जती, वो कहे इसकी, वो कहे इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। कई बार होती है बेनामी संपत्तियां भी होती है, वो कहे पैसे मैंने दिए मेरे खाते से गए, ये तो केवल डमी है। या वैसे भी कोई व्यक्ति जिसने पहले से ही क्रिएट कर लिया हो, तो ऐसे व्यक्ति भी चार्ज कर सकते। ठीक, अब ये सारे के सारे सुने जाते हैं, और सेक्शन 106 5 और 106 में इसके संबंध में क्या किया जाता है, रूल सॉरी, इनके संबंध में डिस्पोज करने का ऑर्डर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात है, अगला क्वेश्चन है सेक्शन 73 से, कि भाई आदमी एक, प्रॉपर्टी एक, और मांगने वाले कई, नहीं। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी के पास में ये प्रॉपर्टी है, और इस ए ने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को अटैच कर, फिर ये बात बी को भी पता चली, सी को भी पता चली, डी को भी पता चली, ई को भी, एफ को भी, और एक जी बैंक वाला, सब मैंने लोन दे रखा है, इनको पता चली। तो जिस दिन प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुई है, जिस दिन प्रॉपर्टी अटैच हुई है, उस दिन जिन जिन के पास डिक्री है वो आवेदन कर सकते हैं। मान लो ई और एफ के पास में अटैचमेंट के बाद में डिक्री आई है दूसरे दिन, तो ये आवेदन नहीं कर सकते। जिस दिन वो पहली बार किसी मामले में डिक्री अटैचमेंट हुई है, उससे पहले उस जजमेंट डिबेटर के अगेंस्ट कोई डिक्री है, वो डिक्री होल्डर आवेदन कर सकते। ठीक, आवेदन हो गया। और मान लीजिए ये जी सो रहा है, तो फिर होगा भाई सोता रहे। लेकिन अगर जी जग रहा है
और आवेदन कर देता है तो कोर्ट कहता है कि भाई इसको बिक तो जाने दो, जो आएगा उसमें से देंगे। तो जब आया तो सबसे पहले इसको भुगतान किया, जो सेल हुई, अटैचमेंट का खर्चा, वो वसूल किया। उसके बाद जिसका डिक्री में जितने जितने रुपए की है उस हिसाब से हिस्सा बांट दिया जाए। किस किस का कितना कितना हिस्सा है उसे क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिक्री का एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हमने देख लिया, बहुत इजी, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो ना तो ऐसी कोई चीज नहीं है डिग्री के एग्जीक्यूशन में। सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है सीपीसी में आकर, एग्जीक्यूशन कितने दिन में, 2 दिन में। भाई ज्यादा नहीं तो इतना विश्वास तो आया ना, यार कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे। भाई समझ में जितना भी आयो या ना आयो, सबसे मोटी बात कि विश्वास आया हो कि हाँ यार कोई बड़ी चीज नहीं है। जितना हम डर रहे थे कि यार ये ऐसे होता है एग्जीक्यूशन, 2 दिन में हमने हल्का हल्का सा उसको टच किया। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ हम कर सकते, हम क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी, क्योंकि चाहे आरजेएस का पेपर दो, जेएलओ का पेपर दो, मेजर एक्ट में गलतियां नहीं। और मेजर एक्ट में गलतियां कब नहीं होंगी, जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे को आता है। ये हो गया, या तो एग्जीक्यूशन हो गया या अपील होगी। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, रिव्यू भी होता है। कई बार क्या होता है, रिव्यू भी होता है कि जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना उसी के यहाँ हम आवेदन करते हैं कि भाई साहब आपने गलतियां कर रखी है, तो एक बार इन इन बातों पर दोबारा ध्यान दे करके अपने डिसीजन को सुनो। और कोर्ट को अगर कंसिडर करता है तो कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। लेकिन ये पावर केवल सिविल कोर्ट में ही है, किसकी, रिव्यू करने, पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, सिविल कोर्ट के पास ही है, क्रिमिनल कोर्ट के पास में नहीं है। तो हम कल अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस, इन सब को देख लेते हैं। बस यही सीपीसी है, ले देकर, कोई बड़ी चीज नहीं है। बात है कि केवल कॉन्फिडेंस की, कि अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो तो मेरा जो मेन टारगेट है इस बैच को चलाने, वो ये है कि 7 सब्जेक्ट आपके इतने मजबूत हो जाएं कि फिर आधी रात में आपको उठा करके कोई कहे कि भाई ये पेपर देना, तो आप केवल हर पेपर के लिए मैक्सिमम 15 दिन से ज्यादा का समय ना लें। मान लो कल को आप जेएलओ बन गए, सपोज करो 1%, तो क्या जेएलओ पे रुक जाओगे? कल को आप एपीपी बन गए तो क्या एपीपी पे रुक जाओगे? नौकरी नहीं करनी। लेकिन अगर आपके 7 सब्जेक्ट और नौकरी करते हुए भी आप आराम से आरजेएस दोगे, आराम से एडीजे दोगे, आराम से सारा, नहीं, तो मेन टारगेट क्या है कि हमें 7 सब्जेक्टों को ऐसा करना है कि वहां गलती नहीं, आधी रात में भी कोई कहे। और ऐसे भी नहीं कि हमें कोई रट करके तोते की तरह सुनाना है कि हमने सीपीसी पढ़ी, मैंने सेक्शन भी बताए, ऑर्डर भी बताए, लेकिन कहीं ऐसे लगा कि हमें कहीं रट के ये बात बताने की जरूरत है। हमने हमारे क्वेश्चन बनाए, हम उन क्वेश्चनों के अनुसार हमारे को याद किया, वही क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगे। कहाँ दिक्कत, ज्यादा से ज्यादा क्या स्लिप होगा, सेक्शन और ऑर्डर, क्वेश्चन का उत्तर तो आपके दिमाग में रहेगा। इसी को रिवीजन कहते हैं।
तो भाई हमेशा मेमोरी में कोई चीज स्थायी रहती है ये जरूरी नहीं है, वो धुंधली जरूर होती है, बस बाकी फिर रिवीजन ही करना रहेगा, तैयार तो हमारा हमेशा रहेगा। ठीक है, तो कल ये जो बच रहा है वो करके फिर मंडे से हम वो पढ़ लें, और 5 मिनट बाद में हम एविडेंस